हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आर्य कोचिंग सेंटर की पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आपकी स्टडी प्रॉपर लगातार चलती रहे। ठीक है। तो जो भी आप लोगों के फ्रेंड हों या आप लोग हों, हमारे आर्य कोचिंग सेंटर का मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ ऐड हो सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ आप ऐड हो सकते हैं। और उसके साथ अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर आर्य कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव और स्टडी से संबंधित बातों की वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है। देखिए, मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा बायोलॉजी के विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंस हैं, विभिन्न प्रकार के जो अंतर हैं, मैं अंतर को स्पष्ट करूँगा आप लोगों के सामने। तो हमारी जो वीडियो है वो सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला देखें, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। तो अलैंगिक जनन जो होगा उसमें एक जनक भाग लेगा, ठीक। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है, दो होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होते। तो पहला बहुत आसान था। दूसरा, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। मतलब इसमें ना तो युग्मक का निर्माण होता है और ना ही इसमें निषेचन की क्रिया देखने को मिलती है। जबकि युग्मक निर्माण और निषेचन की क्रिया, ये दोनों ही प्रोसेस लैंगिक जनन में निश्चित तौर पर होती हैं। अगला है अगला हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह जनक की कायिक कोशिका में होता है, जबकि दूसरी तरफ यह जनक की जनन कोशिका में होता है। तो लैंगिक जनन में लैंगिक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसमें ये देखने को मिलेगा। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, मतलब कि जो एक कोशिका होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा, इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। इसमें देखिए दो प्रकार के थे, लेकिन यहाँ केवल समसूत्री विभाजन होता है। पेपर में ये 3 नंबर का आता है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पांचवा पॉइंट हमने देखा, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए ये ई कोलाई जीवाणु है। ई कोलाई जीवाणु प्रत्येक 20 मिनट के बाद अपने आप को विभाजित कर लेता है और दो नई संतानों का निर्माण कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा, यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। तो आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मादा है और वो मादा मानव की है, मनुष्य वाली मादा है, तो उसमें 9 माह का टाइम लगता है किसी बच्चे को जन्म देने के लिए। तो देखिए ये बहुत धीमा और जटिल प्रोसेस होती है, लेकिन ये बहुत सरल प्रोसेस है, लेकिन तीव्र गति से होती है। अगला है, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। तो इसका मतलब जो अलैंगिक जनन के बाद जो संतति बनती है उसको हम क्लोन भी बोल देते हैं, क्योंकि जो संतान बनी है वो संतान आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से अपने जनक के समान होती है, इसलिए इसको हम जो क्लोन शब्द का भी हम यूज करते हैं अलैंगिक जनन में। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्पर्म और यहाँ पर है हमारा एग, ठीक है। स्पर्म और एग जब मतलब कि आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे ये, तो दो इस मतलब इसके अंदर खुद का डीएनए, इसके अंदर भी डीएनए, तो ये दोनों डीएनए जब आपस में मिक्स होते हैं तो कुछ ना कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। तो आनुवांशिक रूप से ये जनक से समान कभी नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। अगला है अगला पॉइंट देखिए, जनक इकाई कल का खंड या जनक का संपूर्ण शरीर किस में भाग लेगा? जनन की क्रिया में भाग लेगा। जनक इकाई युग्मक होते हैं। जनक इकाई युग्मक का मतलब जो स्पर्म होते हैं, जो एग होते हैं, उनको हम जनन इकाई बोलते हैं। नर को नर युग्मक, मादा को मादा युग्मक। नर युग्मक को स्पर्म बोल देंगे, मादा युग्मक को एक्स बोल देंगे, ठीक है। लास्ट है कि देखो ये प्रोसेस किस में देखने को मिलेगी, तो इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कॉर्डेटा के प्राणियों में देखने को मिलती है। और लैंगिक जनन
उच्च पौधों और जंतुओं में ये प्रोसेस देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर होता है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर होता है। इसको हम गेमेटोजेनेसिस बोल देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एम्ब्रियोजेनेसिस बोल देते हैं। आइए कुछ डिफरेंस देखते हैं। पहला, नर तथा मादा जननों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसका मतलब कि इसमें आप साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उसी को युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस बोल दिया जाता है। दूसरी तरफ युग्मनज से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो इसका मतलब जायगोट से जब भ्रूण का विकास होता है तो उसी को हम बोल देते हैं भ्रूणोद्भव। नोट्स भी आप बनाते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, है ना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ लीजिए कि पेपर में आने ही होते हैं। देखिए, यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक जनन होगा, जबकि हमारा भ्रूणोद्भव जो होता है इसमें सूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन देखिए दो प्रकार के होते हैं। शुक्र जनन, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं, इसमें किसका निर्माण होगा, इसमें इस शुक्राणु का निर्माण होगा। दूसरा है अंड जनन, जिसको oogenesis बोल देते हैं, इसमें किसका निर्माण होगा, अंड का निर्माण होगा। क्लियर। युग्मक जनन दो प्रकार का होगा। भ्रूणोद्भव की तीन प्रक्रिया होती हैं। पहला युग्मक जनन, जिसको गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और लास्ट विदलन एवं भ्रूण निर्माण, जिसको सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी बोल दिया जाता है। तो देखिए, ये जो डिफरेंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये स्पेशली ये प्रॉपर स्पेशली यूपी बोर्ड के इंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ। और आपको बता दूं कि जितने भी अंतर हैं आज की क्लास में जो पढ़ाऊंगा उनमें से एक अंतर तो निश्चित तौर पर आपको देखने को बोर्ड में मिलेगा। आइए, अब मैंने देखा यह वह स्तर, मैं बताऊंगा लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। इन दोनों में अंतर देखेंगे आज हम। देखिए, यह वह त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिटियम से घिरी रहती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी यह वाय तथा अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जिसके माध्यम से आपको थोड़ा और लॉजिक लग जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। ये जो लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी को हम परागकोश भी बोल सकते हैं, और ये गुरु बीजाणुधानी है, इसको हम बीजांड बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणुधानी का मतलब बीजांड और परागकोश में क्या अंतर है वो हम देख रहे हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें परागकोश के चारों कोनों पर सूक्ष्म बीजाणु बनेंगे। कौन बनाएगा, पराग मात्र कोशिका बनाती है ना। दूसरी तरफ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। तो यहाँ ये परागकोश में होगा और ये कहाँ पर होगा, ये होगा अंडाशय में। कहाँ होगा ये, अंडाशय में। ठीक है, इसमें भी मात्र कोशिका से विकास होगा, इसमें भी मात्र कोशिका से विकास होगा। क्लियर। अगली तरफ देखिए, अगला पॉइंट है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो परागकण है इसका निर्माण कहाँ होगा, परागकोश में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक है ना। कौन बनाएगा, हमारा बनाएगा सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण का विकास होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि एक मात्र कोशिका से 4 परागकण का निर्माण होगा। ठीक है ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। और हमेशा निर्माण जो होगा, जनन से संबंधित बातों में जो निर्माण होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट, परागकोश के स्फुटन पर, स्फुटन का मतलब फटना, जो परागकोश होता है उसका फटना। परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं, विमुक्त होते हैं मतलब निकलते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं।
तो हमारे पास जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, यही आगे चलकर नर युग्मकोद्भिद, जिसको मेल गेमेटोफाइट बोल देते हैं, वो बनाएगा। ठीक है ना। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश, भ्रूणकोश का मतलब एम्ब्रियो सैक बनता है, जो मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा। मादा युग्मकोद्भिद को हम क्या बोल देते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट बोल देते हैं। तो भ्रूणकोश को ही फीमेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। इस तरीके से आपने देखा लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे, और तब तक वीडियो बनाएंगे कि इंटर के जितने भी डिफरेंस हैं वो कंप्लीट हम वीडियो के माध्यम से आज कर देंगे। ठीक है ना। तो डेली हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जय रस्तु।